अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जुनैद राव है और मैं आपका बायो का इंस्ट्रक्टर आपके लिए एक और वीडियो के साथ जो है यहाँ पे जो है हमारा ताल्लुक़ बनेगा। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने बायो की जो ब्रांचेज़ हैं उसको कवर करना है और ब्रांच के अंदर कौन-कौन सी ब्रांचें आएँगी वो ब्रांचें भी हम पढ़ेंगे जो आपने मैट्रिक में पढ़ी थी और कुछ न्यू ब्रांचेस भी हमने पढ़नी है। तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें हमने जो है ना वक्त के साथ साथ सीखनी है और आपने जो है वीडियो को पूरा वॉच करना है, क्योंकि बच्चों वीडियो के एंड तक जाके आपको बहुत सारी चीज़ों का, बहुत से क्वेश्चंस का भी पता चलना है और ये वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, तो उसको आपको जो है उसका आंसर, उसको रिप्लाई आपको जो है इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, टाइम बहुत कीमती है और मेरे बच्चों आज हमने ब्रांच को पढ़ना है। अच्छा, सबसे पहले शुरू करने से पहले एक सवाल यहीं पर आ जाता है कि ब्रांच जो है हम क्यों बनाते हैं। बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो या कोई भी हो, उसको ब्रांच बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है क्योंकि बच्चों साइंस में बहुत सारा नॉलेज है। ठीक है, अब उस नॉलेज को साइंस में जो है ना आप डील नहीं कर सकते, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस बनानी पड़ी। जैसे साइंस आपने बायोलॉजी एक ब्रांच बना दी, आपने केमिस्ट्री एक ब्रांच बना दी, आपने फिजिक्स ब्रांच बना दी। अच्छा, तो इस तरह से फिर उससे रिलेटेड वो नॉलेज उस ब्रांच में एडजस्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी क्या है, साइंस की ब्रांच है। तो बायोलॉजी भी बहुत वसी नॉलेज है, बहुत वास्ट नॉलेज है। इसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें मुख्तलिफ ब्रांचेस चाहिए। ठीक है बच्चों, और वो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं वो ब्रांचेस हम पढ़ेंगे। वो पहले वो ब्रांचेस हम पढ़ते हैं जिनको आपने मैट्रिक की क्लासेस में, 9th क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और आपको आती हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो आप जो है मेरे साथ देखेंगे। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो ब्रांच है यहाँ पे मैंने लिखी है इकोलॉजी। ठीक है बच्चों, इकोलॉजी जो है ये ब्रांच है बायोलॉजी की। अब आपकी बुक के अंदर जस्ट इनके बारे में एक एक वर्ड लिखा है। ठीक है, अब एक वर्ड से तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे ना, दो। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा उसको सजाना पड़ेगा, उसको जो है आपने मार्कर का यूज करना है, आपने उसके पॉइंट्स बनाने हैं, कुछ एक आधी एग्जाम्पल आपने इसमें डालनी है। ठीक है, तो वो कैसे डलेंगे, कैसे उसको एडजस्ट करेंगे आप, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो ब्रांच है इकोलॉजी। ये जो इकोलॉजी ब्रांच है, इकोलॉजी बायो की ऐसी ब्रांच है जो कि स्टडी करती है इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये वो ब्रांच है बायो की जो कि इंटरेक्शन को स्टडी करती है। अब बच्चों समझना क्या है, आपने इंटरेक्शन समझना है। इंटरेक्शन कहते हैं ताल्लुकात को। ठीक है बच्चों, ताल्लुकात क्या होते हैं, यानी कि रिलेशनशिप। ठीक है बच्चों, ताल्लुकात किसे बोलते हैं, रिलेशनशिप। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक माहौल के अंदर, एक इकोसिस्टम के अंदर कैसे रहते हैं और वो उनके साथ जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं जैसे कि खाना है, पानी है, हवा है, ऑक्सीजन है, इन चीज़ों के साथ उनका क्या ताल्लुक है। इस ताल्लुक को पढ़ने के लिए जो ब्रांच जो है वो यूज़ होती है उसको बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो इकोलॉजी, अब इसको प्रॉपर डेफिनेशन आप कैसे याद करेंगे। बच्चों, मेरे बच्चों याद रखना, ecology is the branch of biology which deals with the study of interaction of living organism with non-living environment। ठीक है बच्चों, या आप सिंपली इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इकोलॉजी स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक हो गया बच्चों, तो ये इकोलॉजी हो गई। उसके बाद बच्चों दूसरी ब्रांच है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। बच्चों, एम्ब्रियो को आपको समझना है सबसे पहले। व्हाट इज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या है, ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। एम्ब्रियो किसे कहते हैं।
बच्चों कोई भी जानदार होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी जिंदगी की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। ठीक है बच्चों, तो एम्ब्रियो भी एक स्टेज है। अच्छा, अब स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, शुरू की जो स्टेजेस होती हैं, शुरू में क्या होता है कि एक एग होता है और एक जो है स्पर्म होता है। एग और स्पर्म के मिलने की वजह से क्या होता है कि जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद फिर उसमें डिवीजन होती है, नेक्स्ट स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो में फर्दर चेंजेस आती हैं, डे बाय डे वो चेंज होता रहता है, उसमें डिवीजन्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बॉडी आर्गन बनते हैं, फिर वो फीटस में तब्दील हो जाता है। फीटस के बाद फिर भी वो चेंजेस चलती रहती हैं और वो ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद फिर वो जो है एक एडल्ट जो है वो एक बेबी में तब्दील हो जाता है और उसकी फिर पैदाइश हो जाती है। तो बच्चों ये जो एम्ब्रियो है ये क्या है जी, डेवलपमेंट की स्टेज है। लेकिन डेवलपमेंट की स्टेज तो मैंने आपको बहुत सारी अभी गिनवाई हैं, तो ये जो है इब्तदाई स्टेज है। ठीक है बच्चों, कि जब डेवलपमेंट अभी शुरू हुई है, यानी कि अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज, अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार की जो इब्तदाई, सॉरी यहाँ पे ये आएगा अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी जानदार है उसकी जो इब्तदाई जो नशोनुमा की जो स्टेज होती है उसको एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक हो गई, ये चीज आपको पता चल गई, मैंने आपको समझा भी दिया कि जो बच्चों एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो क्या होता है कि डेवलपमेंटल की इब्तदाई जो स्टेज होती है, जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, जब उसके बॉडी पार्ट्स बन रहे होते हैं, बॉडी आर्गन बन रहे होते हैं, तो उसको हम एम्ब्रियो कह रहे हैं। अब लॉजी का तो आपको पता ही है, पिछले लेक्चर में हमने, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं फिर आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लेक्चर जो है वो फर्स्ट लेक्चर आप लाजमी देखें, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन जरूरी है ब्रांचेस को समझने के लिए। तो बच्चों इंट्रोडक्शन में एम्ब्रियोलॉजी का मैंने आपको बताया कि लॉजी जो है लोगस, लोगोस से निकला है, जिसका मतलब है थॉट एंड रीजनिंग, यानी स्टडी करना। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या होगा जी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एम्ब्रियोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो till it is hatched, till it is hatched। ठीक है, यानी कि एम्ब्रियो की स्टडी करना, जब तक स्टडी करना जब तक कि वो मुकम्मल एक जानदार तब्दील नहीं हो जाता। ठीक है जी, मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियो कोई हतमी स्टेज नहीं है, कोई फाइनल स्टेज नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके बाद और भी स्टेजेस आती हैं। तो शुरू वाली है, इब्तदाई मरहला है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ये इब्तदाई मरहला है। ठीक है, इसके बाद और बहुत सारे स्टेजेस हैं। तो बच्चों ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है, कि ये वो ब्रांच है बायो की जो कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को स्टडी कर रही है। ठीक है, उसको स्टार्ट से लेके उसको मुकम्मल होने तक, मुकम्मल एक जानदार में तब्दील होने तक का जो उसका मुताला किया जाता है, को जो स्टडी की जाती है, वो हम एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांच में करते हैं। ठीक हो गया बच्चों, तो एम्ब्रियो की भी डेफिनेशन आपको क्लियर होगी होगी कि अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार की जो इब्तदाई नशोनुमा के मराहिल होते हैं उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। फिर उसकी स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ आते हैं बच्चों। नेक्स्ट ब्रांच में हमारे पास जो ब्रांच है फिजियोलॉजी। बच्चों जब भी मैं पढ़ाता हूँ फिजियोलॉजी को, मैं ऐसे कहता हूँ कि फिजियोलॉजी को आपने याद रखना है फंक्शन से। ठीक है बच्चों, फंक्शन, फंक्शन से मुराद बॉडी का पार्ट्स जो है, कोई भी बॉडी का पार्ट है उसका काम क्या है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपके किडनी जो है वो क्या करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन करते हैं। आपका हार्ट जो है वो क्या करता है, पंपिंग करता है, ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में, उसने ब्लड को सर्कुलेट करवाना होता है। आपके मसल्स क्या करते हैं, मसल्स हमें जो है वो मूव करवाते हैं, हम उनकी मदद से जो है ना जगह तब्दील करते हैं। कोई चीज़ उठानी हो, कोई आगे पीछे चलना हो, कोई भी काम करना हो, मसल्स के जरिए होगा। तो बच्चों बायो की वो ब्रांच, ठीक है बच्चों, जो कि हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी के जो आर्गन होते हैं, उनके फंक्शन का मुताला करती है, उनके फंक्शन को स्टडी करती है, उस ब्रांच को बच्चों बोलेंगे फिजियोलॉजी।
ठीक हो गया। जब आप फिजियोलॉजी, फिजियो का मतलब अगर आप याद रखोगे तो आपको याद रह जाएगा, कोई इसमें इश्यू नहीं होगा। जब आप एमबीबीएस करते हैं, जब आप डॉक्टरी में जब एडमिशन आपको मिल जाता है, एमबीबीएस में आप जब आपको एडमिशन मिल जाता है, उस टाइम आप फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं। ठीक हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों? फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी विच डील्स विद द फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है। एग्जाम्पल में आप क्या लिख दें? एग्जाम्पल में आप लिख दें बच्चों, फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है जी। फंक्शन ऑफ हार्ट। यानी ये वो ब्रांच जिसमें जस्ट आपने फंक्शन को स्टडी करना है कि कौन सा बॉडी पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में बच्चों, मॉर्फ का मतलब होता है शेप। ठीक है बच्चों, मॉर्फोलॉजी शेप को बोलते हैं। शेप हो गई, स्ट्रक्चर हो गई, फॉर्म हो गई, बॉडी किस तरह से दिखती है, बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी है। मोस्टली हमने स्ट्रक्चर को देखना है मॉर्फोलॉजी के अंदर। फिर मॉर्फोलॉजी की भी फर्दर जो है हम दो टाइप्स बनाते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ठीक है बच्चों, मॉर्फोलॉजी में क्या होगा? शेप की, स्ट्रक्चर की, एज वेल एज, ठीक है जी, फॉर्म की हम स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी बनावट कैसी है, उसकी साख्त कैसी है, वो चीज दिखती कैसी है। जैसे ये बोर्ड मार्कर है, अगर आपको नजर आ रहा हो कि ये बोर्ड मार्कर है, आपको पता है कि ये प्लास्टिक का बना होगा। ठीक है, यानी इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी शेप क्या है, वो मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। यानी मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी which deals with the study of form and structure of body parts। बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, अब अगर स्ट्रक्चर की बात हो बाहर से, एक्सटर्नल हो, यानी आपने डिटेल अंदर उसके नहीं देखना, उसके क्या है, बाहर से आप देख रहे हो। जैसे मिसाल के तौर पे आप जो है अब आपको देखने से पता चल गया होगा कि ये मैंने क्या बनाया, किडनी बनाया। ठीक है बच्चों, तो आपने इसको क्या देखा, इसको बाहर से देखा, तो ये कहलाएगा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। क्योंकि एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाहर होता है। मॉर्फ का मतलब आपको मैंने पहले से बता दिया, मॉर्फ का मतलब होता है शेप, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। तो बच्चों, जिस ब्रांच के अंदर आप बॉडी पार्ट्स को बाहर से एक्सटर्नली जो है स्टडी कर रहे होते हो, उसको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। और जिस ब्रांच के अंदर आप बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर जो है, यानी कि अब साथ में इसके क्या कर दूं जी, यहाँ पे फर्दर जो है इसके पार्ट्स विजिबल कर दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, आपको पता है कि किडनी के अगर अंदर हम देखते हैं तो आपको पता है कि बच्चों वहां पे क्या होगा, नेफ्रॉन हो गए, और ठीक है जी, इस तरह से ट्यूब्यूल्स होंगी। तो जब आप किडनी के अंदर की जब स्टडी कर रहे होते हैं, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो कहलाएगी इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ठीक है बच्चों, इंटरनल मॉर्फोलॉजी का दूसरा नाम बच्चों एनाटॉमी भी है। ठीक है, जब बच्चों आप एमबीबीएस में एडमिशन लेते हो तो आप जो है फिजियोलॉजी एज वेल एज एनाटॉमी भी, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी आप पढ़ते हो। ठीक है बच्चों, इंटरनल मॉर्फोलॉजी का दूसरा नाम एनाटॉमी है, जिसमें आप इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे होते हो। ठीक है जी, जिसमें आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो उसको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। ठीक हो गया बच्चों। तो मॉर्फोलॉजी पहले आपको मैंने बताया, मॉर्फोलॉजी क्या है, जिसमें हमने शेप की, स्ट्रक्चर की, फॉर्म की हमने स्टडी करनी है। ये बॉडी पार्ट्स है, कैसा नजर आएगा। ओके हो गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने कहा कि इसको दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ब्रांच जो है वो बॉडी के बाहर से, और सॉरी, स्ट्रक्चर को बाहर से स्टडी कर रही होती है, उसको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को नाम दिया। ठीक है जी, दूसरी ब्रांच इंटरनल मॉर्फोलॉजी, जिसमें हमने उसको एनाटॉमी भी कहा, और हम इंटरनल स्टडी जो है इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं, तो उसको हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट ब्रांच की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी। अच्छा जी, अब पैलियंट का मतलब क्या होता है बच्चों? पैलियंट का मतलब होता है फॉसिल्स। ठीक है बच्चों, जी बच्चों,
अब मुझे आप में से कोई बताएगा, आप जो लोग देख रहे हैं, कि फॉसिल्स क्या होते हैं? जी मेरे बच्चों बताएं, शाबाश। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। शाबाश। फॉसिल्स क्या होते हैं? जी नहीं आया, ठीक है, कोई मसला नहीं। फॉसिल जो है, फॉसिल्स जो है बच्चों क्या होते हैं कि ये रिमेन्स होते हैं, बाकियात होती हैं जो कि जानदार एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, नापैद हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो हम ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बना लेंगे। व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स क्या है, साथ साथ आप लिख भी लेंगे, पॉइंट्स भी नोट कर लेंगे कि फॉसिल्स क्या है। कि बच्चों फॉसिल्स जो होते हैं, रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, वो जानदार जो अब नापैद हो चुके हैं, अब खत्म हो चुके हैं, उनकी अगर बाकियात आपको मिलती हैं तो वो फॉसिल्स कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फॉसिल जो है, अच्छा अगर आपको कोई ह्यूमन स्केल मिल जाता है तो क्या वो फॉसिल है? जी नहीं, वो फॉसिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इंसान तो अभी लिविंग है ना, इंसान अभी लिविंग है। फॉसिल उसका हुआ करता है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका हो, नापैद हो चुका हो। यानी अगर आपको कोई डायनासोर का कोई पार्ट मिल जाए, फॉसिल का, डायनासोर का अगर स्केलेटन मिल जाए, तो तब तो तब तो बनता है ना भाई, हाँ जी वाकई जी, आप कहेंगे जी ये तो फॉसिल्स है जी, ये वाकई फॉसिल है, ठीक हो गया। क्योंकि वो हमारे डेफिनेशन के मुताबिक आ रहा है कि रिमेन्स ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म। अच्छा, यही से एक चीज है कि ये मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, ये आपने खुद मुझे कमेंट में बताना है कि बैक्टीरिया जो है वो भी जानदार है, सबसे ओल्ड जो है वो जानदार है, और क्या उनके भी फॉसिल्स मिले हैं अभी तक या नहीं। ठीक है, तो ये आपने कमेंट में लाजमी बताना है, मैं वेट करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों, पैलियोंटोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी? कि पैलियोंटोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स की जो स्टडी करती है, फॉसिल्स, ठीक है जी, कहाँ किसके हैं, कहाँ से आए, उनकी हिस्ट्री क्या है, इन चीजों को जो स्टडी करेगी वो पैलियोंटोलॉजी कहलाएगी। ठीक है बच्चों, अब फॉसिल्स में हम देखते हैं कि दो तरह की मेन कैटेगरी, प्लांट्स की एक कैटेगरी, सेकंड थिंग एनिमल। ठीक है बच्चों, अब प्लांट की जब आप बात करते हो, यानी प्लांट्स के फॉसिल्स और एनिमल के फॉसिल, तो फिर उसमें जो है उसके लिए फिर एक फर्दर जो है अलग से ब्रांच हम बना लेते हैं। उसकी वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एडिशनली अगर आप लिखना चाहेंगे तो कोई उसके लिए हर्ज नहीं है। तो प्लांट के लिए बच्चों पैलियो बॉटनी, ठीक है, हम एक ब्रांच यूज करते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट। ठीक है जी, यानी जिसमें हम प्लांट के फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, वो पैलियो बॉटनी कहलाती है। ठीक है बच्चों, और जिस ब्रांच में हम एनिमल्स के फॉसिल्स को डील करते हैं, उनको बच्चों हम कहेंगे पैलियंटोलॉजी। ठीक है बच्चों, अब जोलॉजी जो है वो जेड, आप अक्सर जू में जाते हैं, जू में क्या होता है, एनिमल्स होते हैं, एनिमल रखे जाते हैं, यानी एनिमल्स को लिए हम जू वर्ड लिखते हैं। पैलेंट कहते हैं फॉसिल्स को, यानी जिसमें हम फॉसिल्स, एनिमल के फॉसिल को स्टडी करते हैं, वो पैलियंट जोलॉजी कहलाती है। ठीक हो गया बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये ब्रांचेज आपको क्लियर होगी होंगी। इनमें से कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़।